Hello everyone. So now we are going to start with our two important concepts which were pending in the last lecture, and the concepts are undue influence and fraud. तो आज हम इसमें undue influence, fraud, misrepresentation या mistake के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपने देखा है तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स होनी चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस पार्ट। कोयर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती अगर किसी से आप डरा धमका के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना नहीं जाएगा। तो उसी के बेसिस पे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोयर्शन के बारे में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में लिया था, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सो कोयर्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15। So what is coercion? Coercion is nothing but whenever we are threatening anyone, whenever we are forcing anyone to act on our basis कि हमने जैसे बोला है वैसे आपको एग्रीमेंट साइन करना है, हमने जैसे एग्रीमेंट बना है वही आपको एग्री करना है, या डरा धमका के किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, ऐसे केस को बोला जाता है कोयर्शन। और अगर हम कोयर्शन के बेसिस पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती का साइन करवा रहे हैं तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 बेसिकली कवर्स द कंसेप्ट ऑफ कोयर्शन। सो जैसे हमने पहले भी फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही पॉइंट है कि कोयर्शन नहीं होना चाहिए, कोयर्शन के बिना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर हम किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते होंगे तो दैट विल बी कंसिडर एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इशू एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माना जाएगा। सो एसेंशियल्स ऑफ कोयर्शन देखो, कोयर्शन कब होता है? कोयर्शन में प्रोसीड फ्रॉम एनीबडी इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन मैंने कोई थर्ड पर्सन को आपको धमकाने के लिए कहा कि ये इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है और करना ही पड़ेगा, तो मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन आपको धमकाने वाला मैं नहीं हूं, आपको धमकाने वाला थर्ड पर्सन है, ऐसे केस को भी कोयर्शन ही माना जाएगा। तो कोयर्शन इंक्लूड्स फिजिकल कंपल्शन, फियर या इवन डेंजर टू गुड्स। तो फिजिकली हम कंपल्शन कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, ऐसे केस में उसको कोयर्शन माना जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अगर मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मैंने सारे डिटेल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट के दिए, लेकिन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो डिटेल्स थे उसको आपको चेंज करना था, आपको वो जो भी मैंने कंडीशंस रखे थे वो आपको अच्छे नहीं लगे या वो आपके अगेंस्ट थे, लेकिन मैंने आपको फोर्स किया कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं आपको मार दूंगा। तो बेसिकली ऐसे केस में कोयर्शन का कंसेप्ट आता है। तो कोयर्शन इज व्हाट? थ्रेटनिंग। अनलॉफुली है, लॉफुल बेसिस पे नहीं होता। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो वी आर फोर्सिंग एनीवन, वी आर थ्रेटनिंग द पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंड इफ द पर्सन इज एंटरिंग द एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस act, then it will be considered as act of coercion and the contract will not be considered as a valid contract. तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 के बारे में, विच इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other। मतलब इधर क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि एक पर्सन का जो नेचर होता है, एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन के ऊपर डोमिनेशन रखता है, डोमिनेटिंग फैक्टर रखता है, ताकि दूसरे पर्सन को उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही करना पड़ेगा या वो एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ता है। उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे अगर रिलेशंस अच्छा है, फैमिली रिलेशंस में अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो भी नहीं चलेगा। अगर वैसा बेसिस पे अगर एग्रीमेंट साइन करवाया है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस कवर्ड है। ठीक है। डोमिनेशन का मेन फैक्टर यहाँ पे आएगा, डोमिनेट करना है हमें।
यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हम उसको इस तरीके से डोमिनेट करेंगे कि सामने वाला पर्सन एग्रीमेंट साइन कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 17 मतलब फ्रॉड। हम इसमें फ्रॉड करेंगे। अगर हम किसी को जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो हमने अभी देखा कि दैट इज कॉल्ड एज कोएर्शन। अगर हम किसी को डोमिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जानबूझ के किसी पर्सन को इस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ताकि वो पर्सन फंस जाए। तो बेसिकली वी आर नॉट गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वी आर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि सामने वाला पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसे कंसेप्ट जब भी इन्वॉल्व होंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड। हम उसे डिसीव करना चाहते हैं, हम उसे फंसाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में फ्रॉड माना जाएगा और दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17। ठीक है, फ्रॉड जो होगा वो भी एक फैक्टर है जहां पे अगर हम देखें तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें कवर्ड होती है। अगर फ्रॉड के बेसिस पे एग्रीमेंट साइन हुआ है तो भी उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने उसको मिस रिप्रेजेंट किया और उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जैसे मेरा हॉर्स था, वो मैंने आपको बेचा। आपने मुझे बताया कि मैं हॉर्स इसलिए परचेस करता हूँ कि मुझे वो हॉर्स को जो घोड़े की रेस होती है वहाँ पे उसको दौड़ाना है, तो उस लिए मुझे हॉर्स चाहिए। लेकिन मैंने जानबूझ के आपको ऐसा हॉर्स बेचा जो पैर से थोड़ा लंगड़ा है और वो प्रॉपरली दौड़ नहीं पाएगा। आपने मुझे बताया था कि आपको हॉर्स किस लिए चाहिए, फिर भी मैंने आपको ऐसा हॉर्स सेल किया जो हॉर्स रेस में दौड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे केस को कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स मैंने आपको मिस रिप्रेजेंट किया, मैंने आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं दिया उस हॉर्स के बारे में। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे केस को क्या कहा जाएगा, ऐसे केस को कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। तो वेन एवर द पार्टी इज सेइंग समथिंग कि किस पर्पस के लिए उन्हें गुड्स या कमोडिटीज चाहिए, तो हमें उस पर्पसेस के लिए जो कमोडिटीज फेवरेबल होंगे वही हमको प्रोवाइड करने जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो दैट इज पॉइंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस्टेक। मिस्टेक भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिस्टेक जो होती है जो बोथ द पार्टीज के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन जो एग्रीमेंट होगा उसको हम वॉइड मानेंगे। तो मिस्टेक जो एग्रीमेंट होगा वो भी वॉइड एग्रीमेंट ही माना जाएगा। व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब जो चीज़ें एग्रीमेंट होने के लिए ज़रूरी है वो भी चीज़ बराबर हमने फॉलो नहीं की और ये दोनों पार्टी की गलती हो सकती है, तो दोनों पार्टीज की गलती होगी तो भी उसको हम मिस्टेक मानेंगे और उसके बेसिस पे जो भी एग्रीमेंट बनेगा दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। तो आपको ध्यान रखना है वॉइड एग्रीमेंट। तो इतने सारे कंसेप्ट्स अगर हमने ध्यान से देखे तो दिस ऑल कंसेप्ट्स आर रिलेटेड विद द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सारी चीजें अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब वो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको लॉ के बेसिस पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो अगले बार मिलेंगे नए पार्ट के साथ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।